वेलकम टू हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज HICS। और आज हम इस पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 100 क्वेश्चन का आपका प्री का पेपर होगा GS का। उसमें पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। अब पॉलिटी में भी क्योंकि बहुत बड़ा है और 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी पार्ट उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और चीज़ें भी हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बहुत सेलेक्टिव रहना है हर सब्जेक्ट को लेकर के, और ये जानना है कि किस सब्जेक्ट के कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होगा। इसमें मैं आपसे कहूं लक्ष्मीकांत, या आप बेयर उठाइए, या DD बसु पढ़िए, आप बहुत सारी बुक्स हैं। तो 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट में है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना है कि स्टेट PCS में कॉन्स्टिट्यूशंस के किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ तक हमने रिसर्च किया उस पर, तो स्टेट PCS न सिर्फ हरियाणा बल्कि UP PCS, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो भी जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पर PCS के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, इन सब में पॉलिटी से जो क्वेश्चन होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, या केंद्र राज्य के संबंध के अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो अब आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी पॉलिटी खोलें तो उसमें कौन सा पोर्शन आपको पढ़ने में मजा आए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य के संबंध पर, फिर हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे एक तो हमने सवाल पूछा हुआ था कि हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है। तो उसका आंसर था कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों के संविधान बने हैं, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान, ठीक है। संविधान में एक पार्ट है केंद्र और राज्य। अच्छा, अब हम इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हमारा जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है आर्टिकल फर्स्ट, यहीं से आपका केंद्र और राज्य संबंध शुरू हो रहा है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। अब जब बात की गई राज्यों का संघ, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अक्सर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत के राज्य व्यवस्था को कंपेयर किया जाता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अमेरिका का फेडरलिज्म, यानी कि वो भी संघ है, और भारत का यूनियन, ये भी संघ है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखिए कि अमेरिका में जो राज्यों की व्यवस्था है वो ऐसे है कि वहाँ के राज्य थे, पहले वो आपस में थोड़े उलझते थे, लड़ते थे, फिर उन्होंने आपसी शांति के लिए एक व्यवस्था की कि हम मिल करके एक राज्य हो जाते हैं, यानी हम मिल के एक केंद्र बनाते हैं, जिसे हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने केंद्र बनाया और कहा कि हम इसको कुछ पावर देंगे ताकि हमारी बेहतरी के लिए काम कर सके केंद्र, यानी कि प्रेसिडेंट। अब राज्यों के पास पावर थे, उन्होंने अपना पावर शेयर किया किसके साथ? सेंटर के साथ। इसी तरीके से भारत में ठीक इसके उलट एक केंद्र है। केंद्र ने, जैसे भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया तो भारत में कौन सी राज्य व्यवस्था होगी इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ। तो ये निकल के आया कि एक केंद्र होगा और राज्यों की व्यवस्था रखेंगे, कुछ कुछ संघ जैसी हमारी व्यवस्था रहेगी। तो ये केंद्र हुआ
और इन्होंने राज्य बनाया। उस समय राज्य कम थे, हालांकि अभी 28 राज्य हैं, तो इन्होंने राज्य बनाए। और यहाँ पर इंडिया में केंद्र ने अपना कुछ पावर शेयर किया राज्य के साथ। कंपेयर करिए थोड़ा सा, अमेरिका में राज्यों ने केंद्र बनाया और अपना पावर शेयर किया केंद्र के साथ, जबकि भारत में केंद्र था, उसने राज्य बनाया और अपना पावर शेयर किया राज्य के साथ। ये पावर शेयर किस माध्यम से किया गया? संविधान के माध्यम से किया गया। जो पावर शेयर किया गया यही हमारा संघ बना, ठीक है, राज्यों का संघ, और ये केंद्र हो गया। केंद्र को हमने मजबूत रखा तो कहा कि ये एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था अगर मैं आपसे थोड़ा सा कंपेयर करूं तो ये इंग्लैंड की तरह है थोड़ा थोड़ा, राइट। ये इंग्लैंड की तरह है एकात्मक व्यवस्था। और राज्य कैसा है? संघ है, कुछ कुछ मिलता जुलता, किससे? अमेरिका की तरह, ठीक है। अमेरिका और भारत में क्या अंतर है ये आप समझ गए। तो जब राज्यों ने मिलकर केंद्र बनाया तो उन्होंने कहा कि हम फेडरल हुए, यानी सहयोगात्मक संघ बना रहे हैं, ठीक है। और भारत ने यूनियन बनाया तो इन्होंने संघ बनाया। फिर इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था, यानी कि वहाँ राज्य नहीं है, संसद है, और जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पे क्राउन होता है, संसद के माध्यम से पूरे देश में शासन होता है। जबकि हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति है क्राउन की जगह पे, और प्रधानमंत्री है जो राज्यों पर शासन करता है, ठीक है। अब इस संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई हम एक तरफ थोड़ा सा पार्ट इंग्लैंड से भी ले रहे हैं, एक तरफ थोड़ा सा पार्ट अमेरिका से भी ले रहे हैं। कन्फ्लिक्ट तो होगा क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रहा है। कभी ऐसा हो सकता है जब केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करे, इनकी शक्तियों को कम करे। कभी ऐसा हो सकता है जब राज्य भी केंद्र के मामले में हस्तक्षेप करे और इसकी शक्तियों को कम करे। इसके समाधान के लिए क्या किया गया? संविधान बनाया गया, और संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान डाले गए कि ये दोनों अपनी अपनी शक्तियों का बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है संविधान का? तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं केंद्र और राज्य संबंध में। हमारा एक संविधान में एक चैप्टर आता है, केंद्र राज्य संविधान। तो राज्य संविधान ये आपका 11वें भाग में संविधान के, और 245 आर्टिकल से लेकर के 293 आर्टिकल तक है। 245 से लेकर के 293 आर्टिकल ये क्या है? राज्य में प्रशासन की बात करते हैं, राज्य स्तरीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। 245 से 293 भाग 11 आपको ये याद रखना है, राइट। अब इसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था बनाया गया, शेड्यूल बनाया गया। जैसे आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, ये वही शेड्यूल है। इसमें हमने पिछले क्लास में बात की थी 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल क्या है? तो संविधान निर्माताओं ने इनकी और इनकी शक्तियों में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए क्या किया कि इनकी शक्तियों को बांट दिया। इस शेड्यूल के माध्यम से, यानी इस सूची के माध्यम से, कौन सी सूची? 7वीं सूची, 7th शेड्यूल, राइट। इसमें 3 सब्जेक्ट बनाए, 3 लिस्ट बनाया। इस लिस्ट को कहते हैं, एक है सेंटर लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक को कहते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो सेंटर लिस्ट में 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 65 या 67 ऐसे ही कुछ है, ठीक है, सब्जेक्ट, और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट डाले गए, राइट। ये वो सब्जेक्ट हैं, 97 तरीके की बातें इसमें की गई जिस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। स्टेट लिस्ट में 67 तरीके की बातें रखी गई और कही गई कि इस पर कानून कौन बनाएगा? तो स्टेट बनाएगा। यहाँ सेंटर बनाएगा और इस पर स्टेट बनाएगा, इसलिए इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। फिर एक कंकरेंट लिस्ट बनाया गया, यानी कि समवर्ती सूची बनाया गया। अब समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं 97 लिस्ट हैं, 97 चीजों की। अब ये 97 सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इस पर आपको थोड़ा समझना है।
कि इसमें वो सब्जेक्ट होंगे जो पूरे, जिस पर कानून बनेगा या जिस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये पूरा देश प्रभावित होगा। तो ये कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं? अब 97 सब्जेक्ट तो आप याद नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे डिफेंस का मामला है तो इस पर लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। जैसे कम्युनिकेशन का मामला है तो इस पर लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मामला आए, इस पर कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। एनर्जी, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके की 97 सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून सेंटर बनाएगा, जिससे पूरा देश प्रभावित होगा। स्टेट लिस्ट थोड़ी छोटी बनाई गई। इसमें कहा गया कि इसमें वो सब्जेक्ट होंगे जिससे एक राज्य का नागरिक प्रभावित हो सकता है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसमें क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? कृषि, राज्य का अपना मामला हो सकता है, तो कृषि को इसमें डाला गया। इसके अलावा मनोरंजन, ठीक है, इस तरीके की तमाम चीजें इसमें डाली गई। तो आपको क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप उस समय सोचेंगे कि ये मामला किस में हो सकता है। अगर पूरा देश प्रभावित हो रहा है तो स्टेट में सेंट्रल लिस्ट में जाएगा। अगर कुछ राज्य की बात हो रही है तो स्टेट लिस्ट में जाएगा। अगर ऐसा कानून जिस पर राज्य और केंद्र दोनों का ऐसा सब्जेक्ट जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, वो कौन सा होगा, ये भी आपको वहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसको कोशिश करेंगे कि कंकरेंट लिस्ट को हम देख लेंगे क्या क्या रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये बात हुई केंद्र और राज्य के बीच संबंध की कि ये डिसाइड कर दिए गए इस आधार पर इनके संबंध रहेंगे। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे किए गए जिसमें केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किसके पास था? केंद्र के पास। केंद्र ने राज्य बनाए, तो ऐसी बात कही गई कि हमने इसमें सब्जेक्ट डाल दिए। अब इसके अलावा समय के साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी आएंगे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होंगे, उस पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि केंद्र ने अपनी शक्तियां शेयर की थी राज्य के साथ, तो केंद्र ने कहा कि ये पावर हमारे पास रहेंगे। एक्चुअली संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ही कहा कि सपोज करिए कि हम ही केंद्र हैं। अब इन्होंने अपना पावर शेयर किया राज्यों के साथ, राज्य बनाए और उनको कुछ पावर दिए, फिर कहे कि इस प्रावधान के अंतर्गत या इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं रहेगा उस पर कानून कौन बनाएगा, तो वो हम ही देखेंगे कि उस पर क्या करना है। राइट, तो ये एब्सोल्यूट पावर हो गया, या इसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। ये किसके पास रहता है? केंद्र के पास। ये इंडिया में हो गया। अब मैं आपसे ठीक इससे उलट पूछूं, अमेरिका में क्या होगा? क्योंकि वहां पर राज्यों ने अपना पावर शेयर किया था केंद्र के साथ, तो उन्होंने एब्सोल्यूट पावर अपने पास रखा था राज्यों ने। ठीक है, यहां पर एब्सोल्यूट पावर किसके पास रहेगा? केंद्र के पास। ये एब्सोल्यूट पावर क्या है, ये आप समझ गए। ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों में ना हो, उस पर जो लॉ बनाएगा वो एब्सोल्यूट पावर हो गया, और लॉ जो बना सकता है वो है केंद्र। किसके पास हो गया? केंद्र के पास। इसके अलावा क्योंकि केंद्र ने अपनी शक्तियां शेयर की थी स्टेट के साथ, कुछ और प्रावधान भी जोड़े ताकि राज्य अपने राज्य के ऊपर केंद्र कंट्रोल कर सके। इसका आपने एक आर्टिकल सुना होगा 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। ठीक है, अब आर्टिकल 356 एक ऐसा आर्टिकल है जब केंद्र जब चाहे तब राज्यों की शक्ति छीन सकता है, और इसका आपने अक्सर दुरुपयोग देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो आगे आप देखेंगे, क्योंकि ये होता रहता है। इसके अलावा राज्यपाल को बनाया गया है, तो राज्यपाल एक तरीके से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र, और उसको हटाता कौन है? केंद्र, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं में सेंटर अखिल भारतीय जैसे IAS IPS हो गए, इनको सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके राज्यों को देता है। तो राज्यों को इनके ऊपर कम पावर होता है, सेंटर को ज़्यादा पावर होता है। तो सेंटर एक तरीके से ये भी एक ऐसी व्यवस्था हो गई जो हमारे संघीय व्यवस्था, यानी जो पावर शेयर किया गया राज्यों के साथ, उसमें ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। कौन कौन? 356 राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएं, इस तरीके की और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें बनाई गई जिससे हमारी संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसको केंद्र डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा।
तो ये भी चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा पावर रहे, ये भी चाहेंगे हमारे पास ज्यादा पावर रहे। तो इसके लिए केंद्र को भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसके अलावा संविधान, संविधान खुद है, क्योंकि संविधान ने इनके स्टेट्स के पावर को संविधान में लिख दिया है। ये स्टेट के पावर हैं, तो जो लिख दिया है उसको तो सेंटर चाह करके भी कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा संविधान और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे संघीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, राइट, या उसमें सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे सपोर्ट करता है? सपोज कि संविधान का लैंग्वेज कहते हैं बहुत टफ है, अब इसकी समय समय पर व्याख्या की जाती है। तो संविधान में कौन सी बातें लिखी हुई हैं, या केंद्र ने कोई कानून बनाया जो किसी राज्य को प्रभावित कर रहा है, तो वो कानून सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, यानी न्यायिक पुनरावलोकन करके ये देखेगा कि वाकई में ये कानून जो सेंटर ने बनाया वो सही है कि नहीं है, राइट। तो इस तरीके से संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं। और एकात्मक व्यवस्था को के सपोर्ट के लिए 3 चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी चीजें हैं, वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको धीरे धीरे समझना है। कोई भी चीज रटना नहीं है, चीजों को समझना और लॉजिक पर उठा करके क्वेश्चंस को सही करने हैं। ठीक है, अब इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को समय समय पर कम करने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए, ताकि वो सुझाव करें कि संविधान में हम और क्या बदलाव करें, या संविधान में हम क्या जोड़ें या घटाएं कि राज्य और केंद्र के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो धीरे धीरे कम हो, राइट। तो इसके लिए एआरसी गठित की गई। राजमन्नार आयोग आपने सुना होगा, पुंछी आयोग सुना होगा, सरकारी आयोग सुना होगा। इन लोगों ने समय समय पर केंद्र को सुझाव दिए। उनमें सबसे बड़ा जो सुझाव था वो ये था कि आर्टिकल 356 को आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि यहीं से केंद्र राज्य की शक्ति जब चाहे तब अपने हाथ में ले लेता है। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 56 है क्या, राइट। ये हम संविधान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमें केंद्र राज्य संबंध पे क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि केंद्र राज्य संबंध को कैसे समझना है और इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो 356 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप खुद आर्टिकल देखिए और आर्टिकल में समझिए कि 356 क्या है, राइट। तो इन्होंने कहा कि 356 आप खत्म करिए पहले। इसके अलावा राज्यपाल की व्यवस्था खत्म करिए, अखिल भारतीय सेवाओं को कम करिए। इस तरीके से सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और भी कई आयोग बने थे, बंगाल में एक आयोग बना था। तो इन लोगों ने समय समय पर अपने सुझाव दिए और कुछ उपबंध बताया कि संविधान के इन आर्टिकल्स को खत्म कर दिए जाने चाहिए, जिससे केंद्र राज्यों को परेशान करता है। ठीक है, तो अब आप केंद्र और राज्य समझ गए, संघ और एकात्मक व्यवस्था भी समझ गए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है, यानी भारतीय संघ किस तरीके का है। अभी हमने देखा था ना, एक जगह हमने अमेरिका से कंपेयर तो किया था। किससे कंपेयर किया था? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका की तरह का तो है नहीं। ठीक, कह रहा है किसकी तरह है, तो ये कनाडा की तरह है, राइट। वहां भी केंद्र है, राज्य है, और जो पावर की शेयरिंग है वो भारत की तरह ही है। तो कह सकते हैं कि ये कनाडा इसका आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। इतनी देर से आपको यही समझा रहा था, अब आपको इसका आंसर बताना है। संविधान की सर्वोच्चता, कह रहा है कि संघीय विशेषता नहीं है, यानी कौन सी बातें होंगी ऐसी जो नहीं रहने पर हमारा संघ बना रहेगा, राइट। इसी का आंसर आपको बताना है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानसभा। अब संसद, मैंने आपको केंद्र बताया, तो केंद्र का प्रशासन कैसे होता है। यहाँ पर एक संसद है, संसद में तीन चीजों से मिलकर के संसद बनता है। तीन कौन कौन सी चीजें हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्य सभा। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर के संसद बनता है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है, यही हमारी
द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, राइट, यानी दो सदन। कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो आप प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन करके भेजते हैं, यानी कि चुनाव होते हैं समय समय पर लोकसभा के, आप सांसद चुनते हैं, यही सांसद जाकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा हो गया। अब राज्यसभा में लोग कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा में राज्य की विधानसभाएं होती हैं, वहां से चुन करके राज्यसभा के लोग आते हैं। तो जो राज्यसभा के लोग हैं वो राज्य से आए हुए हैं, तो किसके फेवर में बात करेंगे? राज्यों के फेवर में। इसलिए ये जो दूसरी सभा है, ये संघीय विशेषता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सवाल है कि संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था में आएगी, द्विसदनीय विधानसभा संघीय व्यवस्था में आएगी, अखिल भारतीय सेवाएं और एकल नागरिकता। ओके, ये छठा ऑप्शन है, ये अलग है, ठीक है। द्विसदनीय विधानसभा और संगठित न्यायपालिका, तो 2, 3 और 6, राइट, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे? संविधान की सर्वोच्चता है तभी संघीय व्यवस्था बनी रह सकती है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र का स्टेट पर ज्यादा कंट्रोल बढ़ाते हैं, तो ये एकात्मक व्यवस्था का हो गया। और एकल नागरिकता, ये भी, अब अमेरिका में 2 संविधान होते हैं, राज्यों के होते हैं और एक केंद्र का होता है, और नागरिकता भी 2 होती हैं। भारत में एक ही नागरिकता है, आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं कहलाते, आप भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। तो ये एकल नागरिकता सेंटर को मजबूत करता है, राइट। द्विसदनीय विधानसभा, ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उसकी विशेषता हो गई। और संगठित न्यायपालिका, ये नहीं हुआ, तो 2, 3 और 6 इसके आंसर होंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा क्लास करने के बाद, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, राइट, किस अनुच्छेद में संविधान के है? तो मैंने आपको बताया पार्ट 11 और अनुच्छेद 254 से लेकर के 300, क्योंकि मैंने आपको 399 बताया था, राइट, तो ये 300 तक है, ठीक है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति, ये बनाने की शक्ति किसके पास है? अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर संसद होगा। ये अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकता है, राइट। और इसके अलावा कौन सा कथन सत्य है इनमें से आपको बताना है। संविधान ने चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। अभी हमने आपको बताया था कि ये 7वीं अनुसूची में है, यानी 7th शेड्यूल, राइट। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। 5वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में द्विस्तरीय व्यवस्था है। ये मैंने आपको बताया था कि 5वां शेड्यूल क्या है। 5वां शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइब एरियाज, राइट। फिर 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में द्विस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो 9वां शेड्यूल भी मैंने आपको बताया था। 9th शेड्यूल क्या होता है? इसमें लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून रखे गए हैं 9th शेड्यूल में, 9वीं सूची। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, टी अपने आप से हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों के विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी वही है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। समवर्ती सूची में शामिल विषय, समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन से हो सकते हैं? ये अभी हमने देखा था, और अब आपको यहीं पे थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि कौन कौन से विषय हो सकते हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, ये तो मामला पूरे देश का हो सकता है, तो इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राइट। तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का मामला हर स्टेट वाइज होगा, हर स्टेट की अपनी समस्या होगी, कहीं जनसंख्या ज़्यादा होगा तो कहीं जनसंख्या कम होगा।
कोई जनसंख्या कम करने के ऊपर कानून बना सकता है, कोई जनसंख्या ज़्यादा करने के लिए कानून बना सकता है, और सेंटर इसलिए कानून बना सकता है कि पूरा स्टेट के ऊपर हम आते हैं, यानी पूरा देश हमें देखना है, राइट। तो इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, बैंकिंग और जन स्वास्थ्य। बैंकिंग आप जानते हैं ये सेंटर का सब्जेक्ट है, इस पर ये पूरे देश का मामला है और इस पर सेंटर कानून बनाता है। जन स्वास्थ्य और न्याय का प्रशासन, तो न्याय का प्रशासन इसमें कूट होने चाहिए जो कि नहीं है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, राइट। ये 1 और 2 4 होंगे, इसका ऑप्शन होगा 1 और 4, ठीक है। ये 1 नंबर का है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण और न्याय का प्रशासन, ये दोनों आंसर होंगे। इसका कूट था, कूट छूट गया है, तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण और न्याय का प्रशासन ये दोनों समवर्ती सूची में शामिल होंगे, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, राइट। हमने कौन सा 6 क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास इतने क्वेश्चन थे और इसी तरीके से हम टाइम टाइम पर सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, ज्योग्राफी पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी समझ बने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।